हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम भूगोल विषय की बात करें तो भूगोल विषय में हम लगभग अपने पूरे सिलेबस के लास्ट में पहुंच चुके हैं, जिसमें कुछ एक दो टॉपिक ही बचे हुए हैं हमारे सेमेस्टर को कंप्लीट करने में। पिछले क्लासेस में आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर, उसके बाद आपने फ्रंट पढ़े, उसके बाद आप अब पढ़ रहे हैं साइक्लोन, जिसमें आपने जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर है उसमें आपने ये देखा होगा कि किस प्रकार से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी संरचना क्या है, उसकी उत्पत्ति की प्रकार क्या है, मतलब उत्पत्ति होती कैसी है, ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। लेकिन अगर हम आज के क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार के साथ साथ उनके वैश्विक स्तर पर उनका विभाजन देखेंगे, जिसमें आप बहुत सारे चक्रवातों के बारे में जान पाएंगे कि कौन सा चक्रवात कितना ज़्यादा पावरफुल है और कौन सा थोड़ा कमज़ोर है। ये सारी बातें आज की क्लास में हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। पहले कुछ विशेषताएं भी इसकी हैं, जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो ये चक्रवात होता है इसकी जो गति होती है, जैसे सभी चक्रवात इसके बहुत ताकतवर तो होते नहीं हैं, कुछ क्षीण भी होते हैं और कुछ ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो जो कमज़ोर वाले चक्रवात हैं यानी कि क्षीण चक्रवात हैं, उनकी जो गति है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। और इसका एक चक्रवात है, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एक चक्रवात है जिसका नाम हरिकेन है। अभी कुछ मिनटों में आप आगे हरिकेन के बारे में और डिटेल से समझेंगे कि ये हरिकेन है क्या। तो हम अभी इसकी गति बता देते हैं कि हरिकेन की जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, मतलब मिडिल कह सकते हैं। क्षीण चक्रवात के बाद हरिकेन ही पावरफुल माना जाता है। उसकी गति के साथ साथ उसके व्यास के बारे में भी अभी हम कुछ मिनटों में चर्चा करने वाले हैं। एक सुपर साइक्लोन होता है जिसकी गति की अगर हम बात करें तो 200 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से वो चलता है। अब चलिए हम बात करते हैं व्यास की। ये जो चक्रवात है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो आकृति है वो गोलाकार, अंडाकार, अर्ध अंडाकार, ये सभी प्रकार का वो होता है। तो इसका जो व्यास है वो 80 से 800 किलोमीटर का व्यास का ये होता है। साथ ही साथ कभी-कभी ऐसा होता है कि सभी, क्योंकि मैंने आपसे ये बोला है कि सभी के सभी साइक्लोन एक समान नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े कम ताकतवर होते हैं। तो जो कम ताकतवर होते हैं, अधिकतर जो छोटे चक्रवात होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ 50 किलोमीटर से भी कम व्यास वाले भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी 80 से 800 किलोमीटर का व्यास ही रखता हो। कुछ ऐसे हैं जो 50 किलोमीटर से भी कम व्यास वाले चक्रवात होते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी विशेषता दूसरी इसकी विशेषता में एक प्रकार से ये है कि इसका जो उत्पत्ति है, जो कि मैंने आपको कल बहुत डिटेल में बताया था कि उसकी उत्पत्ति क्यों होती है, कैसे होती है। जो वाताग्र होता है, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि वाताग्र क्या होता है। उसमें आपको मैंने बताया था कि जब दो वायु राशियां मिलती हैं जो विभिन्न प्रकार की होती हैं। एक वायु राशि ग्रीष्म होती है तो दूसरी जो वायु राशि होती है वो शीत होती है। तो ये जो दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं, उनके मिलने से जो चीज बनती है उसको हम वाताग्र बोलते हैं। और ये जो साइक्लोन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इस चक्रवात की उत्पत्ति में बिल्कुल भी वाताग्र का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अभी आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो उसकी उत्पत्ति ही वाताग्र की वजह से ही होती है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करें जब ये आते हैं तो ये वर्षा कितने दूरी तक करा सकते हैं। तो 12 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा ये कराते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो चक्रवात होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सदैव गतिशील नहीं होते हैं। आप इनको हमेशा गतिशील नहीं देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सागर स्थल पर ये उत्पन्न होते हैं और जहां इनकी उत्पत्ति होती है वहीं पर इनकी वर्षा हो जाती है और यहीं पर वर्षा होते होते उनकी समाप्ति भी हो जाती है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी चक्रवात स्थल तक ही आए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो एक स्थान पर उत्पन्न होते हैं और वहीं पर खत्म भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सदैव गतिशील नहीं होते हैं, लेकिन गतिशील भी होते हैं, ये भी आप जानते हैं।
सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में इनका आगमन होता है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तभी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आगमन देखने को मिलता है। हम बात करें अगर, तो जो चक्रवात का ऊपरी छोर होता है जहाँ पे वो गोलाकार होता है, उसकी अगर हम बात करें तो सामान्यतः ऊपरी सीमा जो होती है वो 10 से 15 किलोमीटर तक की होती है। 10 से 15 किलोमीटर तक की होती है। हम बात करें सामान्यतः की, इससे ज़्यादा भी कुछ कभी-कभी हो जाता है और इससे कम भी देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए हम ये देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसके प्रकार कौन-कौन से हैं, ठीक है? मेनली जो प्रकार है उसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की मौसम, स्वभाव और आकार में पर्याप्त अंतर होता है, ठीक है? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो जरूरी नहीं है कि सभी एक समान ही हो। भले इनकी जो उत्पत्ति का क्षेत्र है मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में इनकी उत्पत्ति है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी की जो संरचना है, सभी की जो गुण है, वो सभी एक समान होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चक्रवात की अपनी अलग-अलग क्वालिटीज़ है, ठीक है? क्योंकि सबको अलग-अलग प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की मौसम, स्वभाव और आकार में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है, जिसके कारण उनको कुछ निर्दिष्ट प्रकारों में विभाजित करना दुष्कर है। जैसा होता है कि अगर आप ये देखते हैं कि नॉर्मल जो कोई चीज़ है, उसको अगर हमको विभाजित करना है, तो सेम क्वालिटीज़ के लोगों को हम एक साथ कर देते हैं और अदर क्वालिटीज़ को अलग कर देते हैं। बट ऐसा है कि इसका जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वो एक दूसरे से मिलावट तो बिल्कुल है ही नहीं, सभी की अपनी अलग-अलग क्वालिटीज़ है, ठीक है? तो इसलिए इनको विभाजित करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। हम बात करें अगर इनकी तीव्रता के आधार पर, तो तीव्रता के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में इन चक्रवातों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय अवदाब, उष्णकटिबंधीय तूफान और हरिकेन या फिर टाइफून। हरिकेन या फिर टाइफून। सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को तीव्रता के आधार पर 2 मुख्य प्रकारों और 4 उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें, 2 जो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, तो एक है कमजोर चक्रवात। कमजोर चक्रवात, ठीक है? कमजोर चक्रवात में क्या-क्या आते हैं? कमजोर चक्रवात में क्या-क्या आते हैं? कमजोर चक्रवात में आता है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय अवदाब, और अगर हम बात करें प्रचंड चक्रवात के बारे में, प्रचंड चक्रवात क्या-क्या है? तो प्रचंड चक्रवात में 2 आते हैं, हरिकेन या टाइफून जिसको हम कहते हैं, साथ ही साथ टोर्नेडो। ये 2 प्रकार हैं जो कि प्रचंड चक्रवात के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? अब चलिए हम जानते हैं उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, जो कि एक प्रकार से कमजोर चक्रवात है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक होता है तथा उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों को प्रभावित करता है, ठीक है? इसमें 1 या 2 घिरी समदाब रेखाएं होती हैं तथा हवा मंद गति से केंद्र की ओर बहती है। हवा मंद गति से केंद्र की ओर बहती है, जिसके कारण इस चक्रवात की गति भी मंद होती है और इसीलिए इसको कमजोर चक्रवात की श्रेणी में रखा गया है। कभी-कभी इनकी गति इतनी मंद होती है कि एक ही स्थान पर कई दिनों तक टिके रहते हैं। सोचो, इतने कमजोर वो होते हैं कि एक ही स्थान पर कई दिनों तक वो टिके रहते हैं। एक ही स्थान पर कई दिनों तक वो टिके रहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अवदाब के बारे में। उष्णकटिबंधीय अवदाब के बारे में, ये भी एक प्रकार से कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आता है। इनका आविर्भाव अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण के साथ होता है। ये 1 से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के चक्रवात होते हैं। 1 से अधिक समदाब रेखाओं वाले चक्रवात होते हैं जिनके अंदर हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। कहाँ से? 40 किलोमीटर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर इसमें चलती हैं हवाएं। इनकी गति तथा दिशा में नियमितता नहीं होती है। इनकी गति में
और इनकी दिशा में नियमितता नहीं होती है। इस प्रकार के चक्रवात मुख्यतः भारत तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करते हैं। ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में उत्पन्न होते हैं। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भारत के पास में ऐसे कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? उष्णकटिबंधीय अवदाब। ये एक प्रकार से कमजोर चक्रवात के अंतर्गत ही आता है। अब आप सोच सकते हैं कि जो हमारे बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आते हैं, और फिर भी वो इतना भयानक होता है कि उड़ीसा और अन्य विभिन्न क्षेत्रों तक प्रभावित कर देता है जब भी बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात उठता है। तो आप सोच लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि जो प्रचंड चक्रवात की श्रेणी में आते हैं वो किस कदर भयानक होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा में इनका अग्रसर होता है। जो इनकी दिशा होती है वो उत्तर पश्चिम और फिर पश्चिम दिशा में इनका अग्रसर होता है। तभी आप देखते हैं कि जब भी बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति होती है तो वो हमारे भारत के प्रायद्वीपीय भागों को ज्यादा प्रभावित कर पाती है, जबकि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये पश्चिम की ओर बहते हैं। ये चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में भारी वर्षा कराते हैं, जिससे भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं। अब अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय तूफान की, जो कि एक प्रचंड चक्रवात के अंतर्गत आता है, ये न्यून दाब के केंद्र होते हैं जिसमें हवाएं केंद्र की ओर 40 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित होती रहती हैं। इस प्रकार के चक्रवात बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में गर्मियों में उत्पन्न होते हैं। कब उत्पन्न होते हैं? गर्मियों में ये उत्पन्न होते हैं उष्णकटिबंधीय तूफान वाले, जब बंगाल की खाड़ी में भी इनकी उत्पत्ति होती है और अरब सागर में भी इनकी उत्पत्ति होती है। साथ ही ये कैरिबियन सागर और फिलीपींस के आसपास भी उत्पन्न होते हैं। कहाँ ये उत्पन्न होते हैं? प्रमुखतः बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में, और साथ ही साथ ये फिलीपींस में और हमारे कैरिबियन सागर में इनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब आइए हम बात करते हैं हरिकेन या फिर टाइफून की बात करते हैं। हरिकेन और टाइफून क्या है? ये भी एक प्रचंड चक्रवात के अंतर्गत आता है। कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन या टाइफून के नाम से जाना जाता है। टाइफून के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं ये अत्यधिक विशालकाय और प्रचंड होते हैं। साथ ही साथ ये लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलते हैं। अगर हम इनके व्यास की बात करें तो 160 से 640 किलोमीटर तक इनका व्यास होता है। सोच लो स्वयं में कि 160 से 640 किलोमीटर तक इनका व्यास होता है। भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न हरिकेन अब देखो मेनली क्या होता है कि भूमध्य रेखा के पास में जब इनकी उत्पत्ति होती है, वैसे तो भूमध्य रेखा के निकट तो इनका हो नहीं सकता है, क्योंकि वो जो एरिया है वो शांत एरिया, डोल्ड्रम की एरिया है। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री के पास में तो इनकी उत्पत्ति होती नहीं है, बस आस पास में ही होती है। मतलब 0 डिग्री से 5 डिग्री से थोड़ा सा और आगे जाने पर इनकी उत्पत्ति होती है। तो कहने को वो ये कहते हैं कि वो भूमध्य रेखा के पास में इनकी उत्पत्ति होती है। अब जब वो वहां पे उत्पन्न होते हैं तो वहां पे वो स्लो होते हैं, मंद होते हैं, पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं और इनकी जो ताकत है, इनकी जो रफ्तार है वो और ज्यादा बढ़ जाती है ना। इनकी जो ताकत है, इनकी रफ्तार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हरिकेन के साथ सागरों में तरंगे उठती हैं, जिन्हें हम हरिकेन लहर के नाम से जानते हैं। इन तरंगों के द्वारा सागर का जल तटीय भागों में अंदर तक प्रविष्ट हो जाता है, जिससे मानव का जो आवास है, मानव की रहन सहन की क्रिया है, ये सभी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। क्योंकि क्या होता है, जो समुद्र का जल है वो सागर से स्थल की ओर चला आता है और मानवीय आवास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, साथ ही इसके प्रभाव से सागर तल में सामाजिक परिवर्तन के कारण ज्वार आ जाता है। इसकी वजह से ज्वार की स्थिति भी बन जाती है। हरिकेन चक्रवात के आने से ज्वार की स्थिति भी बन जाती है। हरिकेन का जीवन काल लगभग 7 दिनों का हो सकता है। कितना तक हो सकता है? 7 दिनों तक इसका जीवन काल हो सकता है। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर अक्टूबर 2016 के पहले सप्ताह में आए हरिकेन
मैथ्यू का मुख्य केंद्र दक्षिण पश्चिम है तथा इसके कहर से 800 से ज्यादा लोगों की मृत्यु देखने को मिली थी। हम बात की है 2016 के पहले अक्टूबर में, जब अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तटों पर ये हरिकेन आया था तो वो लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया था। 800 से ज्यादा लोगों की मृत्यु देखने को मिली थी। अभी आपने समझा कि कौन कौन से प्रकार के चक्रवात होते हैं। अब आइए जानते हैं कि किस प्रकार के चक्रवात किस सागर में उत्पन्न होते हैं। हम बात करें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में 5 से 15 डिग्री अक्षांश के मध्य सागरों और महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। सॉरी, ये 5 डिग्री से 15 डिग्री नहीं है, बल्कि ये 5 डिग्री से 30 डिग्री तक पाया जाता है। ये अपने उत्पत्ति क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए महाद्वीपों के तटीय भागों को प्रभावित करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इसका वैश्विक वितरण क्या है, यानी कि विश्व पटल पर इसका वितरण क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तरी अटलांटिक महासागर की, अगर हम बात करें उत्तरी अटलांटिक महासागर की, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिमी भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रतिवर्ष लगभग 7 से 9 चक्रवात आते हैं। कितने आते हैं? 7 से 9 चक्रवात देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये ज्यादातर हरिकेन का रूप धारण कर लेते हैं। और अभी कुछ देर पहले आपने समझा कि हरिकेन होता क्या है। ठीक है, हरिकेन कितना प्रचंड है, ये सारी बातें आप अभी कुछ देर पहले समझ चुके हैं। तो ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उस एरिया में जो चक्रवात आते हैं ज्यादातर वो हरिकेन आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और केप वर्ड द्वीप समूह के साथ पश्चिमी द्वीप समूह के उत्तर और पूर्व के फ्लोरिडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण तटीय भाग में ये चक्रवात आते हैं, जहां इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। मतलब ये जो एरिया मैंने आपको बताया वो सभी एरिया में इनकी उत्पत्ति होती है। अनेक चक्रवातों की शक्ति वास्तविक हरिकेन की शक्ति से कम होती है। ठीक है, जैसे कि हरिकेन जो है वो, हरिकेन नाम जो दिया गया है जिस चक्रवात को, वो बहुत प्रचंड है और आप उसका व्यास, उसकी रफ्तार, ये सभी समझ चुके हैं। तो जो भी उससे मिलता जुलता रहता है, उस तरह से प्रभावशाली रहता है, उस तरह का रफ्तार वाला रहता है, सभी को हरिकेन का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की। तो मैक्सिको के पश्चिमी तट के सहारे पश्चिम तट के सहारे इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जो उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए कैलिफोर्निया तट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कैलिफोर्निया तट को प्रभावित करते हैं। कभी कभी ये हवाई द्वीप तक भी पहुंच जाते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ जून से नवंबर के बीच लगभग 5 से 6 चक्रवात आते हैं। हम बात किए किसकी? उत्तरी प्रशांत महासागर की, जहां पर हर साल लगभग 5 से 6 चक्रवात आते हैं। वो भी कब? जून से नवंबर महीने के अंतर्गत। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि जून से नवंबर महीने के अंतर्गत 5 से 6 चक्रवात आते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में, जिनमें से ज्यादातर या लगभग 2 से तो अधिक या 2 हरिकेन का रूप धारण कर ही लेते हैं। जिस प्रकार से हरिकेन इतना प्रभावशाली है, हरिकेन की तरह ही वो भी रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिमी उत्तरी प्रशांत, क्योंकि अभी हमने उत्तरी प्रशांत के बारे में समझा है, प्रशांत महासागर के बारे में समझा है। अब चलिए हम देखते हैं कि दक्षिण पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में कैसे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इसके अंतर्गत मार्शल द्वीप समूह, दक्षिणी जापान, चीन सागर और फिलीपींस द्वीप समूह आते हैं। जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मार्शल द्वीप समूह, दक्षिणी जापान, चीन सागर और फिलीपींस द्वीप समूह आते हैं, जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। यहाँ मई से दिसंबर तक लगभग 21 से 25 चक्रवात आते हैं। 21 से 25 चक्रवात देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही विनाशकारी भी होता है, क्योंकि 21 से 25 चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इसीलिए जापान में बहुत बेचारा भूकंप भी झेलता है, चक्रवात भी झेलता है, बहुत सारी स्थिति उसको देखने को मिलती है। चीन के पूर्वी तट पर इनका विनाशकारी प्रभाव होता है। इन भाग में इन चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको प्रचंड चक्रवात के बारे में टाइफून के साथ साथ हरिकेन भी बताया है।
अब चलिए हम चलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवातों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत तिमोर सागर, कोरल सागर तथा वानुआटू द्वीप समूह का पश्चिमी भाग और फिजी द्वीप समूह के आसपास का क्षेत्र आता है, जहां ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। वर्ष भर लगभग 10 से 13 उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर आते हैं। कितने आते हैं? 10 से 13 उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर आते हैं। इनका प्रभाव जो होता है वो उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरल सागर के तटीय प्रदेशों आदि में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में इस चक्रवात को विली विली के नाम से जानते हैं। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अक्सर ये चीज पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है, तो आप ये बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात का नाम जो है वो विली विली है। अब चलिए हम बात करते हैं उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों की संख्या के साथ साथ उनमें जो चक्रवात आते हैं उनको हम क्या नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां वर्ष में लगभग 4 चक्रवात आते हैं। इन क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों को चक्रवात या फिर अवदाब के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पे चक्रवातों का नामकरण कैसे दिया जाता है वो इस प्रकार से, मेनली तो चक्रवात ही कहते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि नाम दिया जाता है तो वो प्रमुख नाम नहीं होता है, वो परिवर्तित नाम रहता है, इसलिए यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं उनको चक्रवात के नाम से ही पुकारा जाता है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि चक्रवात का नाम फिर कैसे देते हैं, क्योंकि जब भी न्यूज़पेपर में आते हैं हमको सुनने को कि उड़ीसा के पास ये चक्रवात आ गया है ना, तो वो इस प्रकार से होता है कि चक्रवात बंगाल की खाड़ी में जब भी उत्पन्न होता है तो आसपास का जो भी एरिया प्रभावित रहता है वो हर साल एक नाम देता है। तो सीक्वेंस से हर एक प्रभावित क्षेत्र से नाम चुना जाता है और नाम दिया जाता है। अब चलिए बात करते हैं दक्षिणी हिंद महासागर की। तो यहाँ मेडागास्कर, रियूनियन और मॉरिशस द्वीप के पास नवंबर-अप्रैल के बीच में चक्रवात आते हैं। तो दोस्तों, आप अभी तक ये समझ चुके हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ नाम क्या दिया जाता है उसके साथ साथ आप ये जान चुके हैं कि कौन कौन से चक्रवात प्रचंड होते हैं, कौन कमजोर होते हैं और किस क्षेत्र में किस प्रकार के चक्रवात आते हैं, ये आप जान चुके हैं, वो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की। आने वाली क्लासेस में आप शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, तो उसको मिस मत करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।